हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो ये अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ हॉस्पिटल से, और इसमें मैं नर्सिंग सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ। कुछ एमरजेंसी ट्रे और एमरजेंसी ड्रग्स के बारे में आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करूँगी। तो प्लीज़ इस व्लॉग के साथ एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये वीडियो आई होप लिटिल बिट हेल्प करेगी। सो लेट अस स्टार्ट द व्लॉग। ये जो ट्रे आप देख रहे हैं ये होती है इमरजेंसी ट्रे, और इसी के कुछ ड्रग्स जो हैं वो मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट। अबाउट द इमरजेंसी ट्रे, आई होप आप लोगों को ये दिख रही होगी थोड़ी बहुत दूर से। सो इमरजेंसी ट्रे जो होती है, इसको इमरजेंसी ट्रे में वर्ड क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके के इंजेक्टेबल, कुछ इस तरीके के ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं जो हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाने के काम आते हैं। इसमें जो भी ड्रग्स अवेलेबल है ये आपने उसी टाइम पे देने हैं, ऐसी कंडीशन में जब आपके पास फिजिशियन अवेलेबल होगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे जो है हम ये इंजेक्शन को रिपीट करते हैं। सो इसमें बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, और ये इंजेक्शन आपको वार्ड से लेके आईसीयू सेटअप तक पे मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज ये हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाएंगे। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स। सबसे पहले इन ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहूँगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड एन एम्प्यूल। सो यस, डिफरेंस क्या होता है वाइल में? दिस इज अ वाइल एंड दिस इज एन एम्प्यूल। क्योंकि आप जब इमरजेंसी ट्रे देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ इंजेक्शन वाइल्स में अवेलेबल दिखेंगे, कुछ इंजेक्शन आपको एम्प्यूल में देखने को मिलेंगे। तो एम्प्यूल जो होता है वो ग्लास का स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो टॉप नोज होती है, जो कैप होती है, वो भी ग्लास से ही बनी होती है। इन केस अगर मैं इससे इंजेक्शन यूज़ करती हूँ, और अगर सपोज ये 10 ml का एम्प्यूल है और मुझे सिर्फ इससे 2 ml ही निकालना है, तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ इंजेक्शन बचेगा, इसके अंदर जो भी ड्रग बचेगा, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आके जो उसकी प्रॉपर्टीज़ खराब हो सकती है। दैट्स वाई एम्प्यूल जो है वो एक ही बार यूज़ होता है, चाहे आप उसे 2 ml यूज़ करो, चाहे आप उसे आधा यूज़ करो, चाहे आप 1 mg की डोज निकालो उससे। लेकिन अगर आपने एक बार ओपन कर दिया है एम्प्यूल, तो उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड करेंगे यूज़ करने के बाद जितनी। देन नेक्स्ट इज द वाइल। इसको बोलते हैं वाइल। वाइल में क्या होता है, इसे मैंने ओपन नहीं किया है, बट इसके अंदर एक रबर कैप होती है जिसके थ्रू जो है आप इससे जब ड्रग निकालेंगे तो आप उसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंटेमिनेटेड नहीं होगा। तो दीज आर द मेन बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन एम्प्यूल और अ वाइल। आई होप आप लोगों को मेजर जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं आप लोगों के साथ एमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बात करूँगी। तो मेनली मैं कुछ जो 2-3 मेन एमरजेंसी ड्रग्स है उनके बारे में बात करूँगी, वीडियो को लेंथी नहीं करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टॉकिंग अबाउट एट्रोपिन। सो दिस इज द इंजेक्शन एट्रोपिन। इंजेक्शन एट्रोपिन आपको नॉर्मली जो है 1 ml के ही एम्प्यूल में देखने को मिलता है, और 1 ml के अंदर 1 mg जो है ये इंजेक्शन अवेलेबल होता है, यानी कि 1 ml के अंदर 1 mg एट्रोपिन आपको देखने को मिलता है। और एट्रोपिन का जो मेन आपको कुछ बातें बता दूँ, तो एट्रोपिन इज ड्राइव फ्रॉम अ प्लांट जिसका नाम है एट्रोपिन बेलाडोना। उस प्लांट से आया है, और ये मेनली एक्ट करता है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे विच आर प्रेजेंट ओवर अपॉन आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओवर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उन रिसेप्टर्स पे, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे मेनली एक्ट करता है, जो कॉलिनर्जिक कैटेगरी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एट्रोपिन के यूजेस क्या क्या होते हैं। सो मेनली जो है ये ओपी पॉइजनिंग के टाइम पे काम आता है। ओपी पॉइजनिंग जो भी फसलों पे हम स्प्रे करते हैं, उस पॉइजनिंग के साथ ऐसी कंडीशंस ज़्यादातर रूरल एरियाज में ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी पॉइजनिंग के साथ या मशरूम पॉइजनिंग के साथ कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो उसको हम जो है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एट्रोपिन ही होता है। एट्रोपिन देख के जो इस पेशेंट को हम स्टेबल करते हैं। जब कोई पेशेंट इज सफरिंग विद ब्रैडीकार्डिया, इफ हार्ट रेट इज बिलो 60 बीट्स पर मिनट, उस कंडीशन में भी हम जो है पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं। देन ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स अपॉन द स्मूथ मसल्स। तो ये नेक्स्ट होता है कि जब भी हम कार्डिक अरेस्ट होता है पेशेंट को, तो कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में भी एट्रोपिन दिया जाता है। एवरी 3 मिनट्स तक जो है इसको 1 to 3 mg तक दे सकते हैं आफ्टर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। कभी भी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम ये इंजेक्शन कभी भी नहीं देते हैं। और एट्रोपिन कैन बी गिवन आईएम भी दे सकते हैं, इसको आईवी भी दे सकते हैं, और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। सो आई होप आपको एट्रोपिन का थोड़ा सा इंसाइट मिल गया होगा। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्रग, जिसको बोलते हैं एडीआर और एड्रेनालिन, और साथ में एपिनेफ्रिन भी इसको कहा जाता है। सो एड्रेनालिन जो होता है इंजेक्शन, ये एड्रेनालिन हमारी बॉडी में भी, यू नो कि हमारी बॉडी में एड्रेनालिन ग्लैंड होते हैं, वहाँ से भी सिक्रेट होता है। तो एड्रेनालिन एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, और साथ में जो है एड्रेनालिन एक तरह से हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो एड्रेनालिन आपको किस कंडीशन में देना है वो मैं आपको बताऊँ
वेसो प्रेशर इंजेक्शन, इफ आई टॉक अबाउट एड्रेनलिन, तो ये जो है आपके एयरवे पैसेज को जो है कुछ एक्सपैंड करने के काम आता है। किसी भी तरह का एनाफाइलेक्टिक शॉक है उस टाइम पे एड्रेनलिन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एनाफाइलेक्टिक का मतलब है कोई भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन अगर पेशेंट के हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टिंग बाइट और मे बी देयर इज इंसेक्ट बाइट, या फिर किसी भी तरह का एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू किसी ड्रग की वजह से हो गया या किसी मेडिसिन किसी फूड की वजह से हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो एड्रेनलिन देते हैं। देन अनदर इज कि हम CPR जब देते हैं पेशेंट को, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उस कंडीशन में भी एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और ये इंजेक्शन भी जो 1 ml का होता है, इस 1 ml में भी जो है 1 mg इंजेक्शन जो है एड्रेनलिन अवेलेबल होता है। तो आपको ये भी जब देना है, सो ये भी 1 to 3 mg हम इसको दे सकते हैं ओवर द गैप ऑफ 3 to 5 मिनट अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। CPR की कंडीशन में ये इंजेक्शन तब तक कंप्लीट किया जाता है जब तक पेशेंट जो है रिवाइव नहीं कर जाता। So yes, this is all about the adrenaline injection. And next important injection which I am going to talk to you, that is a furosemide. तो इसको furosemide भी बोला जाता है और साथ में इसको Lasix भी बोला जाता है। furosemide और Lasix come under the category of diuretics. Diuretics का मतलब सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए जिस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, that is a diuretic. किडनी के नेफ्रॉन्स हैं उसके लूप ऑफ हैनल पे एक्ट करता है, that's why it is called loop diuretic. और इसमें क्या होता है कि मेनली ये जो है 5 ml का एम्प्यूल भी अवेलेबल होता है। इस टाइम जो मैंने पकड़ा है दैट इज 2 ml एम्प्यूल एंड ईच ml कंटेन 10 mg ऑफ फ्रूसेमाइड। तो 1 ml में जो आपको 10 mg फ्रूसेमाइड मिलेगा। हम फ्रूसेमाइड उस कंडीशन पे यूज़ करते हैं सपोज इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फ्लूइड रिटेंशन, जिस वजह से पेशेंट की बॉडी में जो एडीमा हो गया है, उस टाइम पे जो है फ्रूसेमाइड इंजेक्शन दिया जाता है। देन इफ देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी आप कई बार नोटिस करेंगे दैट डॉक्टर विल एडवाइज यू टू गिव द फ्रूसेमाइड, दैट इज अ Lasix इंजेक्शन। मेनली इसको हम IV भी देते हैं और ओरली भी यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन दिया है वो IV रूट से ही दिया है कि पेशेंट को जब भी आप इंजेक्शन देते हो तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है अराउंड 2 to 6 आवर्स का होता है। तो अगर तो आपका पेशेंट कैथेटराइज्ड है, अगर उसको पॉलिश डला है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं आएगी यूरिन पास करने की बार बार। लेकिन पेशेंट कैथेटराइज नहीं है तो आप उसको अराउंड दिन के 2 बजे तक भी देंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि ऑनसेट जो होता है 5 से 6 घंटे का होता है, तो रात को 8 से 9 बजे के आसपास जो है पेशेंट जो है यूरिन आउटपुट करके जो है वो फ्री हो सकता है और उसको जो बार बार यूरिन जाने की दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इंजेक्शन फ्रूसेमाइड। नेक्स्ट जो इंजेक्शन की मैं बात करने वाली हूँ दैट इज अ पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, इंजेक्शन KCL भी कहा जाता है इसको। और एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं एज अ स्टूडेंट थी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट डे था, तो हमारी जो मैम थी उन्होंने हमें पहले दिन ये बताया था कि कभी भी इंजेक्शन KCL जो है डायरेक्ट IV नहीं दिया जाता। सो ये मेजर थिंग है, क्योंकि ये इंजेक्शन अगर आप डायरेक्ट IV दे दोगे तो पेशेंट इमीडिएटली कोलैप्स कर जाता है, एक इमीडिएटली पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। जब भी इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर की सुपरविजन में दिया जाता है और ये इंजेक्शन में भी हमेशा हम इस इंजेक्शन को डिजोल्व करके देते हैं। ये इंजेक्शन में जो है 10 ml के ही एम्प्यूल में आपको देखने को मिलेगा और क्योंकि 1 ml में आपके पास 150 mg जो है वो KCL अवेलेबल होता है। लेकिन इसकी डोज को हम हमेशा जो मिली इक्विवेलेंट में देते हैं। इसलिए आपने पेशेंट को KCL इंजेक्शन देना है, सो मेक श्योर कि 1 घंटे में जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिली इक्विवेलेंट ही जो पेशेंट को KCL जाना चाहिए। और KCL कभी भी जो इंजेक्शन है कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं देना है अगर आपको पेशेंट का जो है आपको पोटेशियम का लेवल पता ही नहीं है, तो आपने उस कंडीशन में नहीं देना है। तो KCL का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा यानी कि हाइपोकैलेमिया होगा, उस कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है। साथ में किसी तरह की अगर कार्डियक सर्जरी हो रही हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें हार्ट को स्टॉप करना पड़ता है, हार्ट बीट को स्टॉप करना पड़ता है, उस टाइम पे भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है ताकि हम पेशेंट को जो है हार्ट लंग मशीन में शिफ्ट कर सके। सो दीज आर द यूज ऑफ द KCL। पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसलिए मैंने इस इंजेक्शन को लास्ट में डिस्कस किया ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ इसके साइड इफेक्ट्स। मेन जो मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स भी यही बोलना चाहूँगी कि मेन जो है कभी भी आपको KCL इंजेक्शन डायरेक्ट IV नहीं लेना होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉर्ट वीडियो थी और जितना भी मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसके अलावा कुछ और भी हो जो मैंने ना एक्सप्लेन किया तो आप भी वो कमेंट सेक्शन में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और अगर आप लोगों की नर्सिंग सीरीज अच्छी लग रही हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Till then, do like, share and subscribe for more such videos.